बोलता है कौन सा सॉल्यूशन बफर नहीं है। नोट के ऊपर जरूरी गोला मारना है। बफर क्या होता है? पहली बात, बफर का मतलब होता है वीक एसिड और उसका सॉल्ट, उसी का सॉल्ट, वीक बेस प्लस उसी का सॉल्ट, ये बफर बनाते हैं। और कुछ और भी आते हैं, 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है अदर, अदर के बारे में बात करना कुछ ज़रूरी नहीं है इतनी, लेकिन ये बात अगर आपको ज़रूरी है पता है तो नीट में आज तक आए हुए सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। वीक एसिड, उसका सॉल्ट, वीक बेस और उसका सॉल्ट। तो H2CO3 वीक बेस है और उसका सॉल्ट का मतलब हो गया कि यहाँ हाइड्रोजन के अलावा कौन है? कार्बोनेट, तो यहाँ पे भी कार्बोनेट होना चाहिए, तो ये इसका सॉल्ट हो गया। ठीक है। H3PO4 वीक एसिड है, बिल्कुल है, वीक एसिड है और उसका साथ में सॉल्ट दिया हुआ है, तो ये भी बफर है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, उसका सॉल्ट दिया हुआ साथ में, उसी का सॉल्ट हो, मतलब कि उसका हाइड्रोजन हटा दो और उसके अलावा कोई सोडियम पोटेशियम ऐसा कुछ रख दो, तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट बफर होते हैं। ठीक है। HClO4 एक क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है HClO4? HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, HClO4, H2SO4, ये HNO3, ये सब आते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इतने ही होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो उसका सॉल्ट बफर नहीं बनाता है। कंसेप्ट समझ में आया? आंसर समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन विच फॉलोइंग कंपाउंड्स बेस्ट कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर, कंडक्टर कौन होते हैं भाई? अपन ने पढ़ा था कि NaCl अगर सॉलिड में है तो वो कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन NaCl को अगर आप पानी में घोल दो या किसी सॉल्यूशन में घोल दो तो आयन में टूटता है और वो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या चला जाएगा? HCl। HCl क्यों जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो आसानी से आयंस में टूट जाए, H+ और Cl- में आसानी से टूट जाएगा। ये आसानी से नहीं टूटने वाले, नहीं टूटने वाले हैं। आप बोलोगे एसिटिक एसिड तो टूट जाता है, लेकिन एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो आसानी से नहीं टूटता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में जब पानी में इसको डालोगे तो H+ और Cl- में आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो वो कंडक्टिविटी शो करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएगा। ओके। कैप्रोलैक्टम यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ। कैप्रोलैक्टम से आपको पता है नाइलॉन 6 बनता है। क्या बनता है? नाइलॉन 6 बनता है। NCERT का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बोलता है रिलीज मोस्ट इजीली CO2। देखिए ये S ब्लॉक का क्वेश्चन है, थर्मल स्टेबिलिटी का। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी में ऐसा होता है, मैं S ब्लॉक की थर्मल स्टेबिलिटी आपको बताता हूँ। S ब्लॉक होता ये है लिथियम। आपकी स्टेबल सिलेबस में थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की ही है, तो आप यहीं रट लोगे ना तो ही बहुत हो जाएगा। बड़े बड़े वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके कार्बोनेट। ठीक है, ये इनके कार्बोनेट हो गए। ठीक है, अब Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, ये तो आपको बैलेंस करना आना ही चाहिए। BeCO3 बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी। ठीक है, इनमें क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि फर्स्ट ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप हो, कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी ये NCERT में दिया हुआ है और अपने सिलेबस में यही है, तो ये बात तो अपने को पता होनी चाहिए। कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। S ब्लॉक में आज जा करके पढ़ लेना, होती है। उसके बाद में अगर आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाए तो आप ये ऑर्डर लगा दोगे, फर्स्ट एक आएगा तो ये लगा दोगे, सेकंड एक आएगा। मान लो इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में से फर्स्ट ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मान लीजिए बेरिलियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में आपको अगर पूछा जाए कंपेयर करने को, तो आप हमेशा सोडियम कार्बोनेट को ज़्यादा स्टेबल बताओगे। क्यों? क्योंकि ये रीजन है इसका। समझ में आ गई बात आपको? चलिए ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट ए और सेकेंड ए में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, बाकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। और फर्स्ट ए वाले सेकेंड ए में सब टूटेंगे, इसमें ऐसे लिख दो, सब टूटेंगे। सब टूटेंगे मतलब सब के सब टूट जाएंगे। टूटेंगे तो क्या मिलेगा? CO2 गैस मिलेगा। कार्बोनेट को तोड़ोगे तो CO2 गैस ही मिलती है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ोगे आप तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ये सारी बातें NCERT की, अपन NCERT के बाहर जाते ही नहीं है। और उसके बाद में अब है ना, सेकेंड में आपने क्या बोला? सब के सब टूटेंगे। इसमें सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट टूटता है।
बस अकेला टूटेगा, बस अकेला टूटेगा। और ये थर्मल स्टेबिलिटी जो मैंने अभी बताया आपको इतना, इसमें से कम जितना मैंने अभी बताया जस्ट अभी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, इसमें से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2015 का ही क्वेश्चन है जो आप उसको अभी सॉल्व कर रहे हैं अपन। ये बस अकेला टूटेगा, बाकी वाला एक भी नहीं टूटेगा। मतलब ऊपर वाला कम स्टेबल है इसलिए एक टूट गया लिथियम का, बाकी वाला एक भी नहीं टूटेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अपने को तो ऑल ओवर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ही बतानी है। वो बोलेगा मोस्ट इजीली मतलब कि आसानी से टूट जाएगा। आसानी से कौन टूटेगा? ये है सेकंड पीरियड का, ये है सेकंड पीरियड का, ये है फर्स्ट पीरियड का, ये है फर्स्ट पीरियड का। तो फर्स्ट पीरियड वालों को तो हटा ही दो आप। क्यों हटाओ? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो वो आसानी से टूटेंगे नहीं। ठीक है, अब मैग्नीशियम और कार्बोनेट में आप देख लो, ये मैग्नीशियम और ये कार्बोनेट जो ऊपर है वो आसानी से टूटेगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आसानी से टूटेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी ईजिली CO2 गैस दे देगा। आसान था क्वेश्चन, ये थर्मल स्टेबिलिटी सब लोग याद रखोगे। ओके ओके, अगला है ये रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाता है। रिड्यूसिंग बिहेवियर का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन गैस दे दे वो। अब आपको इसकी H3PO2 की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, और ये भी P ब्लॉक NCERT में ही दिया हुआ है। अब इनकी जब भी स्ट्रक्चर आती है ना, आप हमेशा क्या करो, पेन अलग कर लेते हैं पहली बात तो ये है। फॉस्फोरस बनाओ और एक ऑक्सीजन को ऐसे लगा लो डबल बॉन्ड से हमेशा। उसके बाद में जितने बाकी ऑक्सीजन है ना उनको लगा लो। जैसे यहाँ एक ऑक्सीजन ऊपर लगा तो एक ही बचा, जितने भी बाकी ऑक्सीजन बचते ना उनको OH के फॉर्म में लगाओ। ठीक है, पहला एक डबल बॉन्ड O लगाओ, बाकी जितने भी O है उसको OH के फॉर्म में लगाओ, और बाकी जितने हाइड्रोजन बच जाए उनको H से लगा दो। तो अब आपको पता लग ही रहा होगा कि इसमें क्या क्या है, आपको क्या क्या दिखा है। आपको इसमें दिखा है, और एक तो है 1 तो OH ग्रुप है और 2 PH ग्रुप है। आसान था क्वेश्चन, बस इसकी स्ट्रक्चर पूछी थी, NCERT में दी हुई थी। और अगला क्वेश्चन 294, ये तो मैं करवाने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि अपने इसकी बॉन्ड लेंथ रट रखी है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? O2 - 2, O2 - 1, O2, फिर O2 + 1 और फिर O2 + 2। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर याद रट रखा है, और बॉन्ड लेंथ का उल्टा ऑर्डर जो होता है स्टेबिलिटी का होता है। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। ये तो अपन ने रट रखा था पहले ही, अभी तक तो बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगला मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। बोलता है मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में है? तो सबके मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। 18 ग्राम वाटर है तो 18 ग्राम से पहले मोल निकालेंगे। तो मोल कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल का नंबर कैसे निकालते हैं? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, एक मोल में जितने भी होते हैं। तो मोल कितना होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na। तो हो जाएगा Na के बराबर। Na मतलब 6 × 10⁻23। तो पहले ऑप्शन में मॉलिक्यूल कितने आए? 6 × 10⁻23। अब चलो दूसरे पे चलते हैं। 18 मोल, डायरेक्ट मोल दे दिए, तो 18 सो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 18 × Na। तो ये तो हो जाएगा 18 Na। ठीक है, अगला बोला 18 मॉलिक्यूल, डायरेक्ट मॉलिक्यूल ही दे दिए, तो अपने को तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 × 6 × 10⁻23 ये दूसरा था, और तीसरा सीधा 18 मॉलिक्यूल ही दे रखे हैं। अगला 1.8 ग्राम वाटर। अब सीधी सी बात है वही 1.8 कोई भी चीज़ है ना आपके 18 ग्राम में तो ज़्यादा ही होगी 1.8 से। तो इस ऑप्शन को पढ़ने का या सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 18 ग्राम में ज़्यादा ही होंगे 1.8 से। तो अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। सेकंड ऑप्शन सही बैठ रहा है, इसी में ज़्यादा मॉलिक्यूल का नंबर आ रहा है। ठीक है, अगला आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, नहीं पे ज़रूरी है। ठीक है, तो लॉन पेयर सेम होने चाहिए पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद में साइड एटम सेम। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें बराबर है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है। साइड एटम भी बराबर है, तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें साइड एटम 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन ये डबल बॉन्ड बनाता है। जिनॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इनको सेंट्रल एटम को, साइड एटम को सेम नहीं मानेंगे, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होंगे। ओके, आसान क्वेश्चन था, बहुत बार कर चुके अपन लोग। बोलता है रिएक्शन विद HCl के साथ में रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट करना चाहिए। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं पहले, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा सा ही बनाते हैं, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। बोलता है 1 पे क्लोरो है, ये 1 पे क्लोरो है,
1 पे ही मिथाइल है, 1 पे मिथाइल है। ऐसा किस में होगा? तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, तो पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं अपन, ठीक है। CH2 पहला अटैक करता है HCl में से H+ और Cl- में टूटता है। पहला अटैक करता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहाँ अटैक करता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो हाइड्रोजन यहीं अटैक करेगा, हाइड्रोजन। और कहाँ पे अटैक करवाना था? जहाँ डबल बॉन्ड लगा होता है उसके ऊपर वाले कार्बन और उसके नीचे वाले कार्बन पे अटैक करवाना था, तो यहाँ लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज में बाद में Cl आके अटैक कर देगा, तो ऊपर तो CH3 हो गया था और यहाँ Cl आके लग गया, तो ये तो आंसर सही है, पहला ऑप्शन तो सही है। लेकिन दूसरा भी तो हो सकता है क्योंकि आंसर A एंड B बोथ दिया है, तो इसको भी चेक करोगे। तो यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है? अब आप देखोगे इसको ऊपर करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये ऐसे है CH3, यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है, क्यों? एक बॉन्ड ये, एक ऊपर, एक और 2 नीचे, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। तो अब जैसे ही अपन HCl का अटैक कराएंगे तो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा? CH3 हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक पहले से था, मार्कोनिकॉफ यही बोलता है हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन होते हैं। फिर यहाँ प्लस लग जाएगा, प्लस लगेगा और बाद में इसी प्लस के ऊपर में क्लोरीन लग जाएगा, तो दोनों सेम ही स्ट्रक्चर हुई, तो आंसर चला गया थर्ड ऑप्शन। ये भी सही था, ये भी सही था, तो आंसर गया थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बोलता है एज्यूम करो कि कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है। उसके बाद में आगे क्या बोलता है? सेम मोल ऑफ विच फॉल कंपाउंड लीस्ट एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। तो यहां पर अपने को वैलेंस फैक्टर से आंसर करना है, ठीक है। अब किसका वैलेंस फैक्टर कम है? तो वैलेंस फैक्टर तो इसी का कम है, जिसका वैलेंस फैक्टर कम है वो आंसर कर दो आप, क्योंकि लीस्ट अमाउंट पूछा है। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन आता है अपने पास में, रिएक्शन विद फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन। चलो फिनॉल बनाओ पहले, ये फिनॉल बनाया, और किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म के साथ में, CHCl3। ये तो नाम रिएक्शन आ गई, कौन सी नाम रिएक्शन है? राइमर्टिमान, बिल्कुल है ना, RT रिएक्शन है, RTR राइमर्टिमान रिएक्शन। और इसमें क्या बनता है? फिनॉल तो ऐसे कैसे रहता है और यहाँ लग जाता है आपका CHO, तो ग्रुप कौन सा लगेगा? CHO। एल्कोहल वाले चैप्टर में NCERT में दी हुई रिएक्शन है राइमर्टिमान। जितनी भी नेम रिएक्शन है वो आपको तो आनी ही आनी चाहिए, ओके। अगला क्वेश्चन बोलता है वैकेंट स्पेस इन BCC। अब देखो सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC, इनकी सबकी बातें करें तो इसका 52% होता है एफिशिएंसी, इसका होता है 68%, इसका होता है 52, 68, 74, 74। अब ये तो इसका पैकिंग इफिशियंसी है, लेकिन ये बोल रहा है खाली जगह कितनी होगी, तो जितना भी 100 में से 100 माइनस कर दो, इसमें से 100 माइनस 68, 100 माइनस 74, तो अपने को तो BCC का पूछा है, तो कितना बच जाएगा? 32%। कितना आंसर आएगा? 32%। आसान क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट का लगभग हमेशा आसान ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोलता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ये देखिए NCERT का स्टेटमेंट है, फ्लोरीन जो होता है ना उसका एक ही ऑक्साइड होता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्साइड होता है। इसको ये ऑक्साइड नहीं है, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन नहीं है इसका, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्योंकि फ्लोराइड के बहुत सारे ऑक्साइड नहीं बनते जितने बाकी एलिमेंट्स के बनते हैं, हैलाइड वगैरह के बनते, तो वो बात ये वाला ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। अगला इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या होगा? पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, हेक्सा, और इसको क्या बोलते हैं? साइनो, हेक्सा साइनो। और ये नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे? आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x - 6 = -3, तो x = +3 और ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाएं तो इसको लिखेंगे आयन, तो हेक्सा साइनो फेरेट
आयन। आसान था? ओके, कल और क्वेश्चन करेंगे कुछ। थैंक यू सो मच।